ईरान इजराइल युद्ध से विश्व की ऑयल सप्लाई पर संकट, भारत पर क्या होगा प्रभाव? जी हां, ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। युद्ध के लंबा खींचने से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। यदि ये तनाव और बढ़ता है तो इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात पर अधिक निर्भर हैं। इस अस्थिरता का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने प्रख्यात समाचार विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट से की खास बातचीत। सुनिए इस खास बातचीत में प्रख्यात समाचार विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के युद्ध का 12वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी युद्ध रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ईरान युद्ध को जारी रखने में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, मार पे मार किए जा रहा है। इसका भारत पे क्या परिणाम पड़ेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रख्यात पत्रकार श्री वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से। भट्ट जी बताएं। देखिए, ये जो युद्ध है, ये इसका केवल अभी तक तो सारा फोकस ये है कि ईरान ने कितना हानि पहुंचाई इजराइल को, इजराइल ने कितने हमले किए ईरान के ऊपर। 12 दिन से इसी पे सारा फोकस हो रहा है, रिपोर्टिंग पे। अब मामला केवल ईरान ने कितना हमला किया, अमेरिका ने क्या किया, इससे आगे पहुंच गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला और ये युद्ध नहीं थमा, तो आने वाले 48 घंटों में पूरे अरब देशों में, लगभग 1 दर्जन से अधिक देशों में गंभीर खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा, फूड क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और 80% से ज़्यादा जो खाद्य सामग्री है, जो एडिबल मटेरियल है, गेहूं है, चावल है, मसाले हैं, एडिबल ऑयल है, सब्जियां हैं, इवन मीट है, वो सब वो आयात करते हैं। और इसमें सबसे भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक है। भारत से वेस्ट एशिया के देशों को $12 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सामग्री का निर्यात होता है। भारत में और अन्य देशों में केवल जो क्राइसिस है वो पेट्रोल डीजल का है, गैस का है। भारत में पेट्रोल और डीजल में तो कोई समस्या नहीं है, केरोसिन ऑयल में कोई समस्या नहीं है, एविएशन फ्यूल में कोई समस्या नहीं है। हमारी 70% गैस कतर से आती है। और भारत ने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में कनाडा से भी एग्रीमेंट साइन किया है और अगले 3 हफ्तों में कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से भी गैस आना शुरू हो जाएगी। और अप्रैल 10 या 15 के बीच में जो भी संकट आपको दिख रहा है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी भी जो बात है वो ये है कि ये रमज़ान के मुबारक महीने में इस युद्ध ने इस पवित्र महीने को गमी का महीना, मातम का महीना जो मुहर्रम में बदल दिया है। और इससे जो इस्लामिक देश की जो फॉल्ट लाइन है, जो शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइन है, जो उनकी विभाजक रेखा है, वो और गहरी हो गई है। अगर युद्ध आज समाप्त भी हो गया, जिस तरीके से ईरान ने कतर के ऑयल इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, उसके तेल के कुओं पे हमला किया, और दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में हमले किए गए, दुबई एयरपोर्ट पे हमला किया गया। तो केवल ये तर्क मान्य नहीं है कि यहाँ पे अमेरिकन बेसेस थे। अगर अमेरिकन बेसेस दुबई में थे तो आपने अमेरिकन एयरपोर्ट तो दुबई के एयरपोर्ट को हमले करने का क्या औचित्य है? 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और जब आयतुल्लाह खमेनी जो फ्रांस में निर्वासन में जी रहे थे, एग्जाइल में थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब हम पूरे दुनिया में इस्लामी हुकूमत लाएंगे। और उन्होंने तब ये भी कहा था कि हम सारे अरब देशों में, इस्लामिक देशों में इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो पॉलिटिकल मॉडल है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ये भी कहा था कि ये जो अरब देशों में जो शेख बादशाह बने बैठे हैं, इस्लाम में बादशाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल अमीर, खलीफा
अमीर यानी जो सबसे बड़ा जो उलमा है, जो मुफ्ती है, वो हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में है तो उसका नाम है इमारत अफगानिस्तान। इमारत के माने अमीर को इमारतें कर दिया। अच्छा, किया गया। हाँ, तो और उस समय अयतुल्लाह खमैनी ने ये नारा दिया था कि ना शर्क़ी ना गर्बी हुकूमत इस्लामी है, यानी ना पूरब ना पश्चिम, पूरे दुनिया में हर जो है कहीं कोई काफिर नहीं होगा, पूरे दुनिया में इस्लाम की हुकूमत होगी। और ईरान ने इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में एक आतंकवादी संगठनों का एक ग्रिड बनाया और इजराइल को अपना प्राइम एनिमी डिक्लेयर कर दिया कि, और ये कहा कि डेथ टू इजराइल, और हम इजराइल के देश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और इसको नष्ट करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यह अयतुल्लाह खमैनी का उस समय का दावा था। ईरान ने लेबनान में एक बड़ा जिहादी आतंकवादी संगठन खड़ा किया, हिजबुल्लाह यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। उसका नेता था शेख हसन नसरुल्लाह। उसको अभी पिछले वर्ष इजराइल की सेना ने मार दिया। दूसरा जो फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पे जो फिलिस्तीनियों का जो रेजिस्टेंस ग्रुप था हमास, उसको भी ईरान ने बड़े पैमाने पर हथियार और पैसा और धनराशि मुहैया कराई। तीसरा जो है, ईरान ने जो एक यमन देश है जो सऊदी अरब का पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ पर भी उस देश में सिविल वॉर करवा दी। वहाँ पे शिया सुन्नी में वो देश बढ़ गया और उस देश में आज की तारीख में एनार्की है। जो वहाँ पे हूती हैं, जो शिया लड़ाके हैं, वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं और वो भी जो है बीच बीच में इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करते रहते हैं। चौथा था सीरिया का असद रजीम। सीरिया की असद जो है वो शिया थे और उस सत्ता का पतन हो गया पिछले साल और असद भाग गए मॉस्को। और वहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया ISIS का वहाँ पे हुकूमत हो गई है, जो कि सुन्नी हुकूमत है। तो ये 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लोगों ने 1200 यहूदियों को एक दिन में मारा था, उसके बाद से इजराइल की आर्मी IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स ने जब जवाबी हमले शुरू किए तो उसने हमास, हिजबुल्लाह और हूती को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये तभी तय हो गया था कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और आपको याद होगा पिछले वर्ष जून में ईरान पर इजराइल और अमेरिका दोनों ने हमले किए थे। ईरान ने अपने B-52 बॉम्बर को फ्लाई किया था USA से और उसमें जो है कई टन के बॉम्ब ईरान पे गिराए गए थे। अब इजराइल और ईरान और अमेरिका का एक ही ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव है कि ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और मिसाइल फायरिंग की कैपेसिटी को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए और ईरान को वेपन ग्रेड का यूरेनियम यानी 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को कैसे उसको रोका जाए। और यदि ईरान को अगर इससे नहीं रोका जाएगा तो युद्ध भले अभी थम जाए, लेकिन ये फिर कब दोबारा भड़क जाएगा इसके बारे में कोई भविष्यवाणी की नहीं की जा सकती। ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा कि मध्य पूर्व की स्थिति कैसी अभी भी तनावपूर्ण है और उसका भारत पे ही नहीं पूरे विश्व पे भी असर बड़ा ही खराब पड़ रहा है। आशा करते हैं कि मानवता के लिए इन युद्धग्रस्त देशों में एक चेतना आएगी और ये युद्ध को समाप्त करेंगे। नमस्कार।